नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश धन दौलत। मैं हूं साक्षी पत्रा। क्या आपने एनपीएस के बारे में सुना है? नेशनल पेंशन स्कीम रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन माना जाता है। साथ ही अगर आप इनकम टैक्स बचाना चाहते हैं तो भी एनपीएस में निवेश का फायदा आपको मिल सकता है। एनपीएस में निवेश की शुरुआत से लेकर इसके सभी फायदों के बारे में आपको पूरी जानकारी इसी शो पर मिल जाएगी। सबसे पहले आपको देखना है ये खास रिपोर्ट। सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट जॉब, छोटे व्यापारी हो या फिर बड़े कारोबारी, हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब वो अपने काम से रिटायरमेंट ले लेता है। रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी आसानी से कटे, छोटी छोटी जरूरतों के लिए किसी के पास हाथ ना फैलाना पड़े, रेगुलर इनकम आती रहे, इसके लिए कई लोग तो प्लानिंग करके रखते हैं, जबकि कई लोग उलझन में फंसकर फैसला नहीं ले पाते। आज बाजार में कई तरह के रिटायरमेंट प्लान मौजूद हैं। उनमें से एक है नेशनल पेंशन सिस्टम। एनपीएस योजना को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से संचालित किया जाता है, यानी ये योजना सीधे तौर पर सरकार से जुड़ी योजना है, जो निवेशकों को भारी भरकम फंड देने के साथ ही हर महीने पेंशन भी देता है। इसमें जितना ज्यादा निवेश किया जाता है, रिटायरमेंट के बाद पैसा भी उतना ही ज्यादा मिलता है। नेशनल पेंशन सिस्टम एक वैकल्पिक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। जनवरी 2004 में एनपीएस को सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था, जिसे साल 2009 में सभी कैटेगरी के लोगों के लिए खोल दिया गया। रिटायरमेंट के बाद सभी खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं। इसके लिए सही समय पर सही योजना बनाना जरूरी है। नेशनल पेंशन सिस्टम में देश का कोई भी नागरिक निवेश कर सकता है। वहीं नॉन रेजिडेंट इंडियन भी इस स्कीम से जुड़ सकते हैं। एनपीएस स्कीम से जुड़ने के लिए उम्र 18 से 70 साल के बीच होनी चाहिए। इस योजना में निवेश करने की कोई लिमिट नहीं है। एनपीएस में 80 से अलग टैक्स बेनिफिट मिलता है। एनपीएस में कम से कम 1000 रुपए सालाना निवेश कर सकते हैं और कोई छिपा शुल्क भी नहीं देना होता। सबसे खास बात यह है कि आप किसी भी लोकेशन से PRAN यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर की मदद से अपना एनपीएस अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं। भारत में ज्यादातर सेक्टर में सोशल सिक्योरिटी के लिए आवश्यक पेंशन स्कीम खत्म कर दी गई है या रिटायर्ड लोगों को बहुत कम पेंशन मिलती है। वैसी स्थिति में एनपीएस आपके लिए काफी शानदार विकल्प बन सकता है। निवेश के इस विकल्प के जरिए रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन का भी फायदा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब स्वागत करते हैं हमारे आज के खास मेहमान का। जितेंद्र सोलंकी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक जाने माने पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हैं। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका धन दौलत के इस खास शो पर। सबसे पहले बात हो रही है एनपीएस की, तो इसी के बारे में आपसे जानना चाहती हूं कि सभी दर्शकों के बेनिफिट के लिए अगर आप बता पाएं कि एनपीएस आखिर होता क्या है, किसको इसमें निवेश करना चाहिए और इसमें निवेश करने का सही समय क्या है? देखिए, एनपीएस और जिसको हम कहते हैं कि न्यू पेंशन स्कीम 2004 के बाद लॉन्च की गई थी। बेसिकली ये रिटायरमेंट के लिए एक पेंशन स्कीम है। पहले सरकारी नौकरियों में किया गया था इसको लॉन्च, उसके बाद फिर जनरल पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया। तो न्यू पेंशन स्कीम, जैसा मैंने कहा कि रिटायरमेंट के लिए, तो इसका जो मेन फोकस है वो रिटायरमेंट है। तो न्यू पेंशन स्कीम में आप एक निश्चित समय तक निवेश करते हैं और उसके बाद पेंशन के रूप में आपको जो है आय मिलती है। अब इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कि आप जो निवेश करते हैं, आप निवेश कहाँ कर सकते हैं, मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट है, और जब आप रिटायरमेंट के नजदीक पहुंचते हैं, जो इसमें एज निश्चित की गई है, वहां पे आपको लमसम विड्रॉल का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन एक मिनिमम निर्धारित राशि जो है उस पर आपको एन्युटी जरूर लेनी पड़ती है। तो इसका जो मेन फोकस है वो रिटायरमेंट को लेकर है कि रिटायरमेंट के बाद इंश्योर हो कि आपको एक निश्चित जो है वो आय आती रहे। बिल्कुल। तो इसके लिए अगर एनपीएस में निवेश करना है तो अकाउंट कहां पर खोलना होगा? अकाउंट ओपनिंग के चार्जेस किस तरीके के होते हैं? कॉस्ट कितनी लगती है, ये समझाइए। देखिए, इसमें दो तरीके से ऑप्शन अवेलेबल है। आप चाहें तो डायरेक्ट अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं एनएसडीएल की वेबसाइट पे जाके, क्योंकि एनएसडीएल भी एक सीआरए बेसिकली वो एजेंसी होती है जिसको कि एनपीएस अकाउंट को मैनेज करने का
ऑप्शन दिया गया है। अब इसमें जो पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है, पीओपीज होते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे कैम्स है, कैम्स एक सर्विस प्रोवाइडर है, इसके अलावा और सर्विस प्रोवाइडर होंगे। तो या तो आप अपनी किसी पीओपी के जरिए अकाउंट खोल सकते हैं, या फिर आपको जानकारी है, आप ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से परिचित है, तो आप एनएसडीएल की वेबसाइट पे जाके वहां पे डायरेक्टली एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं। और खोलना बहुत आसान है। आज की डेट में आधार अगर आपके पास है तो आधार लिंक अकाउंट ओपनिंग बहुत जल्दी हो जाती है, तो आप उसके जरिए अपना अकाउंट खोल सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आप डायरेक्टली खुद खोल सकते हैं, या फिर किसी पॉइंट ऑफ पीओपी जिसको हम बोलते हैं, उनके जरिए जो है आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये समझाइए कि अगर एनपीएस में मैंने निवेश किया तो ये जो पैसा है ये कहाँ जाएगा, कहाँ पर निवेश किया जाएगा मेरे बिहाफ पर? देखिए, एनपीएस का जो पैसा है, 4 ऑप्शंस हैं, इक्विटी, कॉर्पोरेट, गिल्ड और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। ये 4 ऑप्शंस में पैसा निवेश होता है। अब 2 तरह की चॉइस मिलती है, एक ऑटो चॉइस है और एक एक्टिव चॉइस है। ऑटो चॉइस में एनपीएस के अंदर पहले से तय होता है कि कितना, किस एसेट क्लास में कितना एक्सपोजर होगा, और वो एक्सपोजर आपकी एज के अकॉर्डिंग रिड्यूस होगा या बढ़ेगा, ये ऑटो चॉइस में जो है ऑलरेडी तय किया हुआ है। तो अगर आप एसेट एलोकेशन से नहीं ज्यादा परिचित हैं, खुद मैनेज नहीं कर सकते, तो आप ऑटो चॉइस को ले सकते हैं। दूसरा है एक्टिव चॉइस। एक्टिव चॉइस के अंदर आप जो है डिसाइड कर सकते हैं कि आप इक्विटी में कितना रखना चाहते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में कितना रखना चाहते हैं, गिल्ड में कितना रखना चाहते हैं, और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में कितना रखना चाहते हैं। हालांकि इसमें भी एक मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एक्सपोजर जो है वो निश्चित किया गया है। लेकिन ये 2 तरह की चॉइस अवेलेबल है, डिपेंडिंग आप एसेट एलोकेशन से परिचित हैं, आप खुद कर सकते हैं तो आप एक्टिव चॉइस को ले सकते हैं, वरना अगर आप नहीं परिचित हैं तो ऑटो चॉइस को ले सकते हैं, जो जिसमें कि एक्सपोजर इक्विटी के अंदर कम होता चला जाता है और रिटायरमेंट के नजदीक काफी कम हो जाता है। जी, अब इसके टैक्स बेनिफिट्स भी बताइए कि अगर कोई यहाँ पर निवेश करता है किस तरीके के टैक्स बेनिफिट्स उनको मिलते हैं, और क्या अगर जैसे अगर हम निवेश करें अपने हिसाब से और एम्प्लॉयर को भी बोलें आप अपने हिसाब से भी कर दें, तो भी किस तरीके की जो टैक्स बेनिफिट है वो हमें मिल सकती है? देखिए, इसमें 2 तरीके के टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, एक ड्यूरिंग इन्वेस्टमेंट और दूसरा है मैच्योरिटी। अब ड्यूरिंग इन्वेस्टमेंट जब आप निवेश करते हैं तो पहली बात, एनपीएस के अंदर जो भी निवेश होता है वो एटीसी के अंडर में आता है, यानी कि 1.5 लाख तक की राशि, 1.5 लाख तक का जो निवेश है वो आप एटीसी के अंदर डिडक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा भी एटीसी के बियॉन्ड जाके एडिशनल 50,000 का डिडक्शन भी आपको अवेलेबल होता है अगर आप एनपीएस में निवेश करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने एटीसी आपका ऑलरेडी पूरा हो गया है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या दूसरी चीजों से, तो आप एडिशनल 50,000 का जो निवेश है वो आप क्लेम कर सकते हैं एज अ डिडक्शन फ्रॉम योर इनकम। इसके अलावा अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि ये एम्प्लॉयर बेनिफिट स्कीम है, तो एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है उसमें जो कंट्रीब्यूशन होगा उसको भी एडिशनल डिडक्शन जो है वो आप क्लेम कर सकते हैं इनकम टैक्स के अंदर। तो डिपेंडिंग आप खुद निवेश कर रहे हैं, एम्प्लॉयर बेनिफिट स्कीम है, अगर एम्प्लॉयर बेनिफिट स्कीम है आपके पास ज्यादा अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है, आप ज्यादा क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपका जो है खुद से अगर आप निवेश करते हैं तो आप जो है एटीसी के अंदर भी इसको डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, और एडिशनल 50,000 टोटल मिला के 2 लाख तक का जो है आप डिडक्शन इसके अंदर क्लेम कर सकते हैं। तो ये ड्यूरिंग इन्वेस्टमेंट आपके पास टैक्स बेनिफिट अवेलेबल है। जी, जितेंद्र जी आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल एनपीएस के इन दोनों अकाउंट्स टियर 1 और टियर 2 में और क्या क्या डिफरेंसेस है ये भी हमारे दर्शकों को हम बताते हैं। एनपीएस के अकाउंट में 2 तरह के खाते होते हैं, एक टियर 1 और दूसरा टियर 2। दोनों ही अकाउंट्स में निवेश के नियम और फायदे अलग अलग हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि टियर 1 अकाउंट में किया गया जो भी योगदान होता है वो आयकर की धारा 80CCD 1B के तहत 50,000 रुपए तक के लिए अतिरिक्त टैक्स छूट आपको दिलवाता है। ये 80C के तहत जो 1.5 लाख रुपए के ऊपर आपको निवेश पर जो टैक्स रिबेट मिलता है उससे अतिरिक्त होता है। इस अकाउंट में आप निवेश की गई राशि का 60% का हिस्सा 60 साल पूरे होने के बाद निकाल सकते हैं, और बाकी रकम का इस्तेमाल आप एन्युइटी के लिए भी किया जा सकता है जो आपको हर महीने पेंशन के रूप में मिलती है। अब टियर 2 की अगर हम बात करें, टियर 2 अकाउंट में कोई भी अतिरिक्त राशि का निवेश आप कर सकते हैं। ये रकम किसी भी समय पर पूरी तरीके से निकाली जा सकती है और इस खाते में हालांकि कोई टैक्स बेनिफिट नहीं होता। एनपीएस टियर 2 अकाउंट में पैसे निकालते जाते हैं अगर,
तो इसकी निकासी की रकम को टैक्सेबल इनकम भी माना जाता है। तो आपको ये भी बता दें कि टियर 2 अकाउंट खोलने के लिए पहले टियर 1 अकाउंट खोलना जरूरी होता है। एक सब्सक्राइबर प्रान यानी कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर के तहत दोनों तरह के अकाउंट्स में निवेश कर सकता है। और अब चलते हैं मेरे सहयोगी हर्ष वर्मा के पास जानने के लिए कि पेंशन के अलावा भी अगर करोड़ों की वेल्थ आपको जनरेट करनी हो तो भी किस तरीके से एनपीएस आपकी मदद कर सकता है। बताइए हर्ष। 60 के बाद भी आप ठाठ कैसे ले सकते हैं, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सही पेंशन स्कीम का चयन करें। और साथ ही क्योंकि रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ी चुनौती जो होती है वो ये होती है कि आपके पास एक फिक्स्ड इनकम यानी मंथली बेसिस पर पैसा आता रहे। इसके लिए हम आपके लिए एक खास कैलकुलेशन लेकर आए हैं। हम यहां पे बात करेंगे एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम के जरिए आप कैसे ना सिर्फ करोड़पति बन सकते हैं बल्कि आपकी एक फिक्स्ड इनकम यानी पेंशन हर महीने कैसे आ सकती है। तो हमने इसको जो कैटेगराइज किया है वो हमने दो हिस्सों में किया है। एक तो हमने जो कैटेगराइज किया है वो 21 साल की उम्र के हिसाब से किया और एक 35 साल की उम्र के हिसाब से किया है। तो सबसे पहले हम लोग 21 की बात कर लेते हैं। ये देखिए उम्र जो है 21 साल, क्योंकि शुरुआती उम्र है तो हम लोग सबसे पहले 21 पर आते हैं। आपने यहां से इन्वेस्टमेंट शुरू करी एनपीएस में, उसके बाद मंथली इन्वेस्टमेंट कितना किया, क्योंकि शुरुआती जॉब लगी तो बहुत ज्यादा हम इन्वेस्टमेंट की यहां पर कैलकुलेशन नहीं लेके आए। शुरुआत में आपको सिर्फ 2000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करने होंगे। उसके बाद 39 साल में आपका कुल योगदान कितना होगा, 9,36,000 रुपए। ये आपका कुल इन्वेस्टमेंट हो गया कि आपने कितना किया। अब ये देखिए निवेश पर कुल अनुमानित रिटर्न कितना हुआ, ये हुआ 10%। 10% हम एक लमसम मान के चल रहे हैं कि आपको 10% के हिसाब से आपको एक अनुमानित रिटर्न मिल गया है। अब इसके बाद क्या करना होगा, देखिए अब यहां पर देखिए कि 10% आखिर ये हुआ कैसे, इसके पीछे का रीजन क्या था। 9 लाख आपके जो 9,36,000 रुपए बने वो आखिर बने कैसे, तो यहां पे आपको क्लैरिटी लेनी होगी इसके पीछे क्या है। देखिए अब आपका मैच्योरिटी पर कुल रकम कितना हुआ, ये हुआ 1,15,00,000 रुपए। 1,15,00,000 रुपए, ये देखिए कितने ज्यादा हुआ। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, मैं हमेशा आपको समझाता हूं कि इसके पीछे दो रीजन है। सबसे पहला मैंने जो पुराने शोज में भी बताया कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो होती है बहुत काम की चीज होती है, ब्याज पर ब्याज मिलता है। दूसरी चीज क्या है यहाँ पे, दूसरी चीज है कि आप जो एसेट क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। टीयर 2 में अगर आप लिक्विडिटी अपने गोल्स को पूरा करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या है, टीयर 2 में आपको बहुत ज्यादा सोच समझकर रणनीति के हिसाब से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आपका माइंडसेट क्या है, आप कैसे निवेश कर रहे हैं, या तो आप एग्रेसिवली कर रहे हैं या कंजर्वेटिव तरीके से कर रहे हैं, ये आपको समझना होगा। अब देखिए एन्युटी परचेज पर आ गया। अब एन्युटी के तौर पर हम साफ तौर पर समझे तो एन्युटी एक तरीके से आप इसको आसान भाषा में समझ सकते हैं कि ये आपकी पेंशन है। तो आप कितना पैसा निकालेंगे, अब 1,15,00,000 रुपए तो सीधे एक बार में नहीं निकाल सकते। तो सरकार के नियम साफ तौर पर कहते हैं कि आप मिनिमम 40% आपको एन्युटी के लिए छोड़ना पड़ेगा, यानी 60% आप निकाल सकते हैं, 40% आपको पेंशन का हिस्सा इसमें से बनेगा। अब वो कितना बनेगा, कैसे बनेगा, वो भी मैं आपको उसका गणित समझा देता हूं। अब देखिए अनुमानित रेट एन्युटी का कितना है, 6%। अब 6% कैसे हुआ, देखिए अब आप देखेंगे अपने 9 लाख जो हमारी 36,000 रुपए की जो स्कीम थी, मैंने आपने जो टोटल योगदान दिया था उसका आप 40% मानिए। 40% का जो 6% जो होगा वो आपका बनेगा कुल पेंशन, यानी कि 23,043 रुपीज पर महीने के हिसाब से आपकी पेंशन बन जाएगी। तो ये तो बात हो गई इसकी। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे एज ग्रुप जो मैंने 21 की बात की थी और उसके बाद जो 35 की एज ग्रुप की बात करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब 35 के एज ग्रुप में क्या है, देखिए वो भी देख लेते हैं एक बार। तो देखिए हमने यहाँ पे उम्र का तय कर लिया कि 35 साल की उम्र है। अब मंथली इन्वेस्टमेंट कितनी है, अब यहाँ पे हमने थोड़ा ज्यादा ले लिया क्योंकि देर सवेर याद हुआ कि भाई एनपीएस में निवेश करना है, तो हमने यहाँ पे इसको 15,000 रुपए ले लिया है। अब 15,000 रुपए जब हमने लिया तो उसके बाद मंथली इन्वेस्टमेंट ये हो गया। तो 25 साल में कुल योगदान कितना होगा, क्योंकि 60 तक आप निवेश कर सकते हैं, 60 साल की उम्र तक। तो 45 लाख रुपए आपका कुल यहां पर ये निवेश हुआ। अनुमानित रिटर्न हर बार की तरह आपका जो है 10% ही रहा कि 10% के हिसाब से आपको रिटर्न मिल रहा है। अब 10% के हिसाब से आपका कॉर्पस कितना तैयार हो गया, अब आप यहां पे भी देख लीजिए, मैं आपको बताता हूं कितना कॉर्पस तैयार हुआ। ये करीब 2 करोड़ रुपए हो गया। जी हां, 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ मैच्योरिटी पर आपके 2 करोड़ रुपए हो गए। अब हमने यहां पे क्या किया, 2 करोड़ तो पूरा नहीं निकाल सकते, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। इस बार क्या किया, एन्युटी परचेज जो है हमने 40 की जगह 50% रख दिया कि अगर किसी को ज्यादा पेंशन बनवानी है तो वो इस तरीके को अपना सकता है। 50% हो गया। अब मैंने आपको फॉर्मूला बनाया था कि जो अनुमानित एन्युटी रेट होता है कि किस हिसाब से आपको कुल मिला के पेंशन मिल सकती है। अब देखिए 60 साल के बाद आपको 50,000 रुपए से ज्यादा की पेंशन मिलेगी। तो ये इसका पूरा कैलकुलेशन था कि कैसे एनपीएस के जरिए आप निवेश कर सकते हैं और फिर 1 करोड़ नहीं बल्कि 2 करोड़ रुपए भी अपना एक कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं। पैसा तो 1 करोड़ रुपए होगा ही होगा, पैसा आपके करोड़ रुपए आएगा और उसके साथ ही आपका एक फिक्स पेंशन भी बन जाएगी। जी साक्षी। तो चलिए अब लौटते हैं एक बार फिर से सवाल जवाब के सिलसिले पर। जितेंद्र जी हमारे साथ मौजूद भी हैं। जितेंद्र जी, अब सबसे पहले ये बताइए कि अगर एनपीएस को बाकी सेविंग स्कीम्स या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग स्कीम से कंपेयर किया जाए तो किस तरीके के बेनिफिट्स एनपीएस में मिलते हैं?
देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिट तो एनपीएस में ये है कि आपको रिटर्न जो है वो ज्यादा कमाने का ऑप्शन मिलता है, क्योंकि मार्केट लिंक रिटर्न है। आप इक्विटी मार्केट में निवेश कर सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड में है, गिल्ट में है, तो आप अच्छे रिटर्न की जो है एक्सपेक्टेशन आप एनपीएस में कर सकते हैं। लेकिन एनपीएस का फायदा तभी है अगर ये लंबी अवधि के लिए चलाया जाए। 10, 15, 20 साल, अगर 20 साल का होराइजन है तो एनपीएस अपने आप में अच्छा निवेश हो सकता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा इक्विटी मार्केट में निवेश है अलग, जो मार्केट लिंक रिटर्न है, जैसे म्यूचुअल फंड में आपको अच्छा रिटर्न मिलता है वैसे एनपीएस में भी आप अच्छे रिटर्न की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। दूसरी, स्मॉल सेविंग स्कीम को अगर हम कंपेयर करें तो ज्यादातर जो है कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट रिटर्न डिक्लेयर करती है, मेजरली डेट इन्वेस्टमेंट होता है, तो इसलिए रिटर्न जो है वो एनपीएस में हो सकता है आपको ज्यादा मिले। तो एनपीएस में रिटर्न की एक्सपेक्टेशन आप अच्छी कर सकते हैं कंपैरिजन टू दूसरे स्मॉल सेविंग स्कीम्स। ठीक है। अब एनपीएस के इस 1 जनवरी 2023 से विड्रॉल के रूल्स भी कुछ बदल रहे हैं, तो इन नए रूल्स से क्या बदलाव आएगा ये बताइए। देखिए, एनपीएस के अंदर एक बड़ी जो इशू था वो ये कि एनपीएस के अंदर विड्रॉल अवेलेबल नहीं था। अगर इमरजेंसी आती है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो ये सब कंसर्न थे, क्योंकि लंबी अवधि में अगर निवेश कर रहे हैं और अच्छा कॉर्पस इकट्ठा हो गया है तो क्यों ना इसको यूटिलाइज किया जाए, तो उसके जी। लिए थोड़े विड्रॉल रूल में चेंज किया गया। आप पहले आप जो है, अब जो है अगर आपकी कोई, जैसे मैंने कहा, इमरजेंसी सिचुएशन है तो उसके लिए स्पेसिफिक सिचुएशंस के लिए विड्रॉल फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है। आप विड्रॉ कर सकते हैं, कुछ कॉर्पस आप विड्रॉ कर सकते हैं मैच्योरिटी से पहले। साथ ही एक और नया चेंज भी आने वाला है इस साल 2023 में। ऐसा माना जा रहा है कि पीएफआरडीए ने जो अनाउंस किया है कि मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न स्कीम को लाया जाए नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत। तो अगर ऐसा होता है तो किस तरीके के चेंजेस होंगे? क्या वो बेनिफिशियल होंगे? जो अभी निवेशक हैं, करंट हैं, ऑलरेडी जिनके अकाउंट चल रहे हैं, क्या उन तक भी ये फायदा पहुंचेगा? देखिए, मिनिमम गारंटीड रिटर्न अगर एनपीएस में आता है, अब देखना ये होगा कि मार्केट लिंक रिटर्न है, अभी तक तो हम इक्विटी मार्केट है, डेट मार्केट है, उसको कैसे वो मिनिमम गारंटीड रिटर्न पे दिया जाएगा, क्योंकि जब भी हम मिनिमम गारंटीड रिटर्न की बात करते हैं तो मेजर इन्वेस्टमेंट डेट सेगमेंट की तरफ चला जाता है। जी। अब क्या जितना रिटर्न अभी तक मिल रहा है उतना रिटर्न ले पाएगा एनपीएस, तो ये खासा देखना होगा। जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को अगर हम देखें तो एक रिटर्न जो है पूरे साल के लिए घोषित करता है ईपीएफ को, लेकिन वो अपनी तरफ से इक्विटी को मैनेज करता है और अपनी तरफ से जो पूरा एक्सपोजर है वो मैनेज कर रहा है। अब क्योंकि एनपीएस में कोई मैनेज नहीं कर रहा है, फंड मैनेजर आप अलग अलग मार्केट को मैनेज कर रहे हैं, आपका इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से मार्केट रिलेटेड रिटर्न है। अब मिनिमम गारंटी अगर आती है तो मिनिमम गारंटी बहुत ज्यादा हाई नहीं हो सकती, बिकॉज उसके लिए कॉस्ट एसोसिएटेड होगा और वो मेजर इन्वेस्टमेंट जो होगा वो डेट मार्केट में होगा। तो देखना होगा ये कैसे आएगी, इसका कॉस्ट पे जो है वो इम्पैक्ट आ सकता है कि कॉस्ट बढ़ सकती है अगर मिनिमम गारंटी रिटर्न अगर आता है एनपीएस के अंदर। जी बिल्कुल। एक और सवाल मुझे आपसे जानना है कि कई बार ऐसा माना जाता है एनपीएस में जब निवेश किया जाता है तो एक ऑप्शन मिलता है आपको अपने फंड मैनेजर या स्कीम को बदलने का। ये किस तरीके से एक्सरसाइज किया जाता है और कब एक्सरसाइज किया जाता है? देखिए, साल में एक बार तो आप अपना फंड मैनेजर जो है वो चेंज कर सकते हैं। आपको ऑप्शन दिया गया है एनपीएस में कि अगर आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है, आपको लगता है कि दूसरा फंड मैनेजर जो है वो अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो आप अपना फंड मैनेजर को चेंज कर सकते हैं। आप एक्सपोजर को चेंज कर सकते हैं एनपीएस के अंदर, वो ऑप्शन भी आपको दिया गया है। तो साल में एक बार, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें आपको कोई कॉस्ट नहीं पे करना पड़ता है। तो रिटर्न के अनुसार अगर आप देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपको जो है दूसरे फंड मैनेजर को पास जाना चाहिए, वहां आप अगर स्विच करना चाहते हैं तो साल में एक बार आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें स्विच कर सकते हैं, फंड मैनेजर चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब चलते हैं कुछ जनता के सवाल लेने के लिए। बहुत सारे सवाल हमारे पास एनपीएस को लेते हुए आए हैं जनता के भी, तो वो भी पूछ लेते हैं आपसे। सबसे पहला हमारे पास जो सवाल आया है ये गोपाल का सवाल है, नोएडा से आपसे पूछ रहे हैं कि अगर कोई टियर 1 अकाउंट खोलना चाहता है और टियर 2 नहीं, तो क्या ये ऐसा हो सकता है या फिर दोनों अकाउंट्स खोलने जरूरी है और इन दोनों में ही कितना पैसा डालना होता है? देखिए, टियर 1 अकाउंट जो है वो मेन अकाउंट है एनपीएस का, तो अगर आप एनपीएस में निवेश करना चाहते हैं तो आपका टियर 1 अकाउंट खुलता है। टियर 2 अकाउंट ऑप्शनल है, टियर 2 अकाउंट मैंडेटरी नहीं है।
टीयर 2 अकाउंट स्पेसिफिकली अगर आप कोई ऐसा अकाउंट चाहते हैं जिससे आप जब मर्जी जितना मर्जी पैसा विड्रॉ कर सकें तो टीयर 2 अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन टीयर 2 अकाउंट खोलने के लिए भी टीयर 1 अकाउंट मैंडेटरी होगा। तो इसलिए टीयर 1 अकाउंट तो जैसा मैंने कहा मेन अकाउंट है एनपीएस का, तो टीयर 1 अकाउंट आपको हर सूरत में खोलना ही होगा। टीयर 2 अकाउंट आपके लिए ऑप्शनल है। मिनिमम कितना निवेश कर सकते हैं? मिनिमम साल के अंदर 6,000 जो है वो आप निवेश कर सकते हैं एनपीएस के अंदर, और इसके अलावा फिर बाकी आप जितना करना चाहे उतना निवेश कर सकते हैं, डिपेंडिंग आप क्या एक्सपोजर एक्यूमुलेट करना चाहते हैं। आप लमसम निवेश कर सकते हैं, मंथली निवेश कर सकते हैं, एसआईपी के जरिए निवेश कर सकते हैं, वो ऑप्शन आपको मिला हुआ है। तो निवेश के मामले में बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिली हुई है। आप किसी जो ऑप्शन आपको सबसे ज्यादा बेस्ट सूट करता हो उसके अकॉर्डिंग आप जो है निवेश कर सकते हैं एनपीएस में। ठीक है, अगला सवाल लेते ही रुड़की से हमारे पास सवाल आया है। हेमंत का सवाल है, जानना चाह रहे हैं आपसे कि टीयर 2 में एसेट एलोकेशन को कैसे करना चाहिए, उम्र से जुड़े या फिर नियम को समझे? देखिए ये डिपेंड करता है कि आप एसेट एलोकेशन को कितना समझते हैं। अब इक्विटी मार्केट में आपका कितना एक्सपोजर होना चाहिए, ये एक्सपोजर आप कब तक रखना चाहते हैं, कब आपको एक्सपोजर रिड्यूस करना चाहिए, टाइम टू टाइम उस एसेट एलोकेशन को मेंटेन करें। अगर आप ये सब समझते हैं तो आप जो है खुद से एसेट एलोकेशन कर सकते हैं। उसके अंदर आप एक्सपोजर लेंगे, आप लाइफ स्टेज के अकॉर्डिंग अपने एक्सपोजर को रिड्यूस करेंगे। अगर आप ये नहीं समझ सकते तो मेरी राय में आप ऑटो चॉइस को ले सकते हैं। उसमें इक्विटी एक्सपोजर अपने आप धीरे धीरे हर साल जो है उसमें कुछ इक्विटी एक्सपोजर कम होता रहता है और वो डेट की तरफ चला जाता है। और जब आप रिटायरमेंट के नजदीक पहुंचते हैं या जिसको हम बोले वेस्टिंग एज, जहाँ पे आप जैसे 60 साल है या 70 साल है, तो आपका जो है इक्विटी एक्सपोजर काफी कम हो जाता है। ठीक है, तो डिपेंडिंग आप इक्विटी एक्सपोजर को कितना समझते हैं, मार्केट्स को कितना समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप नहीं समझते तो फिर आप ऑटो चॉइस में जाइए, वो बेटर रहेगा। ठीक है, आखिर के 2 सवाल ले लेते हैं। हमारे पास अगला सवाल आया है कानपुर से। शगुन ने आपसे पूछ रहे हैं कि क्या वो मल्टीपल एनपीएस खाते खोल सकती हैं? देखिए मल्टीपल एनपीएस खाते नहीं खुलते हैं। आपका खाता एक ही खुलेगा एनपीएस में और एक ही अकाउंट से, क्योंकि यूनिक होगा, आपको यूनिक नंबर मिलता है, आपकी जो है आपके आधार बेस्ड पैन जो उससे लिंक हो जाता है। तो मल्टीपल खाते खोलने से कोई बेनिफिट भी नहीं होगा, क्योंकि आप खाता एक में ही वो सारा निवेश कर सकते हैं। मल्टीपल खाता खोलने से बेनिफिट, आपको कोई एसेट एलोकेशन चेंज नहीं होगा, आप जो है अलग तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। तो मेरी राय में जरूरत ही नहीं है, आपको एक एनपीएस अकाउंट खोलिए और उसी में जो है सारा मैनेज कीजिए। ठीक है, आखिरी सवाल हमारे पास आया है, ये भी मिलता जुलता ही सवाल है। कोटा से किशोर आपसे पूछ रहे हैं कि क्या वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ एक संयुक्त रूप में एनपीएस खाता खोल सकते हैं? देखिए एनपीएस इंडिविजुअल खुलेगा, एनपीएस अकाउंट जो है आपका अलग खुलेगा, आपकी वाइफ का जो है अलग खुलेगा एनपीएस अकाउंट। और कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन में मुझे नहीं कोई दिक्कत आएगी, लेकिन एनपीएस अकाउंट जो है वो सेपरेट खुलेगा। जी बिल्कुल, तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए इस खास शो पर और इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। उम्मीद करते हैं हमारे सभी दर्शकों के सवाल एनपीएस को लेकर काफी ज्यादा उनको क्लैरिटी मिली हो और इस नव वर्ष की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं इस नव वर्ष में शुरुआत से ही सभी व्यूअर्स जो है अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर काफी ज्यादा अग्रेसिवली और काफी अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा एनपीएस के ऊपर फोकस करते हुए एक अच्छी प्लानिंग के हिसाब से अपने लिए निवेश कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ इस शो पर बने रहने के लिए। धन दौलत के इस खास शो में इतना ही। जल्द मुलाकात होगी क्योंकि अगले हफ्ते भी हम हाजिर होंगे एक नए मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए अगर आपके मन में पर्सनल फाइनेंस को लेकर कोई भी सवाल है तो आप हमें लिख भेज सकते हैं धन.दौलत@gntv.com पर।